हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, कल संडे था लेकिन हमारे यहाँ पूरे दिन बारिश हुई, रात में भी बारिश हुई, इस वजह से लाइट भी नहीं आई। तो मैंने स्टडी दिन में जो कुछ की थी वो दिन में ही की, बट नाइट में मैंने कोई स्टडी नहीं कर पाई, इसलिए कोई स्टडी से रिलेटेड वीडियो भी आज अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं आप लोगों को बताऊं, कल संडे था तो मैंने आप लोगों को बताया था टेस्ट सीरीज ऑन कर रखी है। तो इसकी सर ने जूम मीटिंग रखी थी, तो उसमें सर ने काफी टिप्स दी कि आंसर को कैसे बेटर करें, आंसर लिखने के तरीके क्या होने चाहिए। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देखिएगा तो आपको कुछ हेल्प जरूर मिलेगी कि आंसर राइटिंग को कैसे करते हैं और कैसे कैसे करना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं तो भैया हार्ड मार्किंग करता हूँ। ठीक है। और देखो, और एक और बात, जैसे 39 सबसे जो है आपका मार्क्स है, लेकिन अगर आपके एक दो मार्क्स कम भी आ रहे हैं, मान लो 2-3 मार्क्स कम भी आ रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये देखने का प्रयास करो कि भाई आप गलती कहाँ कर रहे हो। कॉपी आपने देख ली, टॉपर की भी कॉपी आप देखो, फिर ये देखो कि भाई मेरे आंसर में क्या कमियां थी, मॉडल आंसर को भी देखने का प्रयास करो। तो हर बार अपना एक इवोल्यूशन करो कि भाई हम कमी कहाँ करके चल रहे हैं, हम क्या आंसर को संतुलित नहीं कर पा रहे, या क्या हम जो जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नहीं लिख पा रहे। ठीक है, कमी कहाँ कर रहे हैं हम, हमारे आंसर में कमियां कहाँ हो रही है। और बाकायदा जब कॉपी चेक होती है तो उसमें लिख दिया जाता है कि आप कमी कहाँ कर रहे हो। फिर टॉपर की कॉपी देखिए, फिर आप अपनी कॉपी का मिलान करिए कि मैंने कहाँ कहाँ कमी की है, फिर अगले पेपर में उसको सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है। और बेटा बबली कैसी हो? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बेटा। मैं अच्छी हूँ सर, आप बताओ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास बेटा। और यशोदा आप कैसे हो बेटा? यशोदा भी भाई, ये मेरे ख्याल से हर बार टॉप 5 में आती जरूर है यशोदा भी, और मुझे लगता है कि आज पहली बार इन्होंने शायद गूगल मीटिंग ज्वाइन की है। ठीक है। और अरुण अरुण भी जो अच्छा लिख रहे हैं, विभोर आप भी। तो मुझे लगता है देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है चीजों को आगे बढ़ा भी रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो। अब एक एक करके जो स्टूडेंट मेरे से कोई क्वेश्चन करना चाहता है, फिर मैं आगे की थोड़ी सी रणनीति भी बताऊंगा। पहले आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या आप लोगों के क्वेश्चन है। ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, ताकि मैं बोल सकूं कि भाई आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हैंड रेज कर लीजिए। जैसे सबसे पहले संदीप झांगू, ठीक है, इन्होंने संदीप ने पूछा है कि सर मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। तो संदीप पहले आप पूछिए, क्या है आपका क्वेश्चन? संदीप। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं ये पूछ रहा था, एक तो सर जैसे शब्द सीमा ज्यादा हो जाती है मेरी। क्या क्या हो जाता है? क्वेश्चन में ज्यादा शब्द ज्यादा हो जाते हैं सर। और एक ज्यादा सर, किसी 2-3 क्वेश्चन में तो 7-7, 8-8 नंबर आ जाते हैं, और किसी में 5-5 नंबर आ जाते हैं। देखो तो इम्प्रूव उसमें क्या? देखो रीजन क्या, आप एक काम करना, जैसे हमारी गूगल मीटिंग खत्म हो जाए तो जब चेक करना कि टॉपर के अगर वहां पर 8 मार्क्स आ रहे हैं, जो टॉप हमारे 5 आ रहे हैं, तो तुमने कमी कहाँ की है। कहीं ना कहीं कुछ तो कंटेंट तुमने छोड़ा ही होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, बबली ने, मैं देख रहा था बबली की कॉपी में, आप देखो एक जगह जहां मैंने वो संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन दिया है, तो बबली का मार्क्स रह गया, क्योंकि उन्होंने केशवानंद केस तो लिख दिया, लेकिन वो मिनर्वा मिल्स केस के विषय में नहीं बता पाई। ठीक है। तो वहां उसकी वजह से नंबर काट लिया, जबकि आशीष ने मिनर्वा मिल्स का भी यूज कर दिया है, तो उनका एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया उसका। सर ऐसे तो मेरे 2-3 क्वेश्चनों में 7 भी नंबर, 7.5 भी आए हैं, 8 भी नंबर आए हैं, पर 2-3 में रह जाते हैं 5-5.5 नंबर। तो वो आप चेक करो ना बेटा कि क्यों रह रहे हैं। उसका मतलब कंटेंट आपका कमजोर है कहीं ना कहीं, या फिर आपने जो क्वेश्चन में पूछा गया वो नहीं लिखा है जो उसने पूछा। देखो बात वो नहीं होती, बात तो हमें ये भी देखो, हमें नॉलेज कितनी है वो डिपेंड मेंस में नहीं करता इतनी ज्यादा, आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन में जो पूछा गया वही आप लिखने का प्रयास करो जो उसकी डिमांड है। अगर आलतू फालतू की बात लिखोगे तो एग्जामिनर वैसे भी काटेगा, वो तुम्हारे आलतू फालतू से मतलब क्या रखेगा भाई। क्वेश्चन सर ये तो क्वेश्चन में जो पूछा गया उसे लिखने का प्रयास करो। ठीक है। सर प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा ना सर, जॉब, क्योंकि जॉब के साथ कर रहा हूँ तैयारी, तो उसका थोड़ा मैनेज
कम हो पा रहा है। मैंने तो देखो, मैं कह रहा हूँ इस तरह की टेस्ट सीरीज जो है मुखर्जी नगर में या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं चलती जैसे मैंने चलाई। मेरा चलाने का जी मतलब सर। आप खुद भी देख रहे होगे कि टॉपिक वाइज कोई नहीं पढ़ाता, कोई ऐसे टेस्ट सीरीज को नहीं देता, वो आपको सीधा सीधा 20 क्वेश्चनों का पेपर दे देगा। अब क्या संभव है कि तुम 7 दिन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे? नहीं। क्वालिटी में ही पढ़ने में आपको करीबन मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया इसको, ताकि जी सर। आप आसानी के साथ रिवीजन कर सको। अगर अब भी तुम रिवीजन नहीं कर पाओगे तो भैया फिर कब करोगे? मैंने तो आपकी सहूलियत के लिए इस तरह का डिजाइन तैयार किया कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको। आप सुन पा रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ था, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते बेटा। पंकज यार, ये तुम तो यार लड़का हो, तुम्हारी लड़की की आवाज कैसे आ रही है ये? सर वो मेरा नाम पूजा है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि भाई हो सकता तुम्हारी आवाज चेंज हो गई हो। नहीं सर, मेरा नाम पूजा है। चलिए ठीक है बेटा, पूजा बताओ क्या है, क्या बात? सर मैं जो आंसर राइटिंग कर रही हूँ ना, तो और तो मतलब समझ में आ जा रहा है, लेकिन मेन बॉडी में मुझे दिक्कत हो जा रही है कि कैसे उसको मैनेज करूँ। निष्कर्ष मेरा अच्छा हो जा रहा है और फिर से इंट्रोडक्शन भी अच्छा हो जा रहा है। देखो, मेन बॉडी में होता क्या है कि जब आप मेन पार्ट लिखते हो तो उसमें जो पूछा गया है वो लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप उससे थोड़ा सा समझेंगे। जैसे हमने पिछली बार जो टेस्ट 4 लिखा, तो जैसे उसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कोई भी, तो उससे समझना। जैसे ये कह रहा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में शासन के तीसरे स्तर को मजबूत करना संघवाद की अवधारणा को मजबूत कर सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में प्रस्तुत कीजिए। अब संघात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है? वैसे तो संघात्मक हम केंद्र और राज्य को लेकर चलते हैं। अब तीसरा स्तर कौन सा? स्थानीय सरकार है भाई, ये भी संघात्मक नहीं माना जाता 73-74 अमेंडमेंट के थ्रू। अब कहने का मतलब ये कह रहा है कि तीसरे स्तर को मजबूत करना संघवाद की अवधारणा को मजबूत कर सकता है। तो यानी कि स्थानीय सरकार को हम जब मजबूत हमें करना है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि मजबूती का जो संघात्मक व्यवस्था के साथ क्या संबंध है वो पॉइंट हमें बताने हैं। फिर उसके बाद हमें उसके उपाय बताने हैं कि भाई हम और क्या क्या मजबूत करने के उपाय बता सकते हैं। तो ये मेन पार्ट हो गया इसका, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा है। फिर क्या आप इस कथन से सहमत है? तो अपना एक व्यू रख दो और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। आपका आंसर तार्किक होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि संघीय व्यवस्था को बल प्रदान कैसे, स्थानीय सरकार संघीय व्यवस्था को कैसे बल प्रदान कर सकती है, जैसे आप मेरा मॉडल आंसर देखिए तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है, शॉर्ट वे में अगर मैं बताऊं आपको, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो मेन पार्ट होता है, ठीक है, जिसके विषय में आपको लिखना होता है। या जैसे हम और भी क्वेश्चन देखें, जैसे संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है जिसे आंतरिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। कथन के आलोक में परीक्षण कीजिए कि क्या संसद अपनी संविधान संशोधन की शक्ति का प्रयोग कर संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पहली बात तो आपको संविधान संशोधन के विषय में बताना है कि संविधान संशोधन 368 है क्या। फिर इसमें आपको ये बताना है कि भाई जैसे आपने देखा कि जो केशवानंद केस के विषय में आया, केशवानंद केस के विषय में क्या डिसीजन दिया गया, तो संशोधन की शक्ति बतानी है और उसके न्यायिक निर्णय आपको बताने। केशवानंद केस बता दिया आपने, फिर अमेंडमेंट आपको जैसे 42 अमेंडमेंट बताया, या उससे पहले जैसे आपका गोलकनाथ केस बताया। तो एक मतलब गोलकनाथ केस, केशवानंद केस और फिर आपका मिनर्वा मिल्स केस का प्रयोग करते हुए आपका मेन ढांचा आपको बनाना है। फिर एंड में कंक्लूजन, जब मैंने आर्टिकल 13 का कंक्लूजन क्या बताया था कि भाई संसद के पास संशोधन की शक्ति है, लेकिन बट वो असीमित नहीं है, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत उसको क्या करता है, सीमित कर देता है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट, और ये भी अपने आप में खुद एक मूल ढांचा है, संशोधन की जो शक्ति होती है असीमित शक्ति ना होना। तो इस वे में आपको लिखना। फिर एक आप जैसे एक पॉइंट नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन का भी, यानी कि आपको 3-4 एग्जाम्पल लेने हैं, उसके आधार पर आपको समझा देना और एंड में कंक्लूजन यही आएगा कि संसद की जो संशोधन शक्ति है वो असीमित नहीं होती है, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत उसको सीमित करता है। तो ये मूल पार्ट बन गया इसका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको आप लिखने का प्रयास करो, मेन पार्ट वही होता है।
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा कि आंसर राइटिंग को कैसे किया जाए या कैसे स्टार्ट करें या आंसर लिखते कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।